हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप एग्जाम कैसे दें, यानी कि आप एग्जाम का पेपर कैसे लिखें जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। इस वीडियो में हर वो चीज बताया जाएगा जिससे आप अपने आंसर राइटिंग में अप्लाई करोगे तो 5 to 10% मार्क्स एक्स्ट्रा गेन करोगे। ये ऐसा इसलिए होता है कि आप जो पढ़े हो, अगर मान लो अभी आप पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्षमता नंबर लाने की 80% है, तो इस तरीके को अप्लाई करोगे अगर आंसर राइटिंग में जो आज हम बताएंगे, तो अभी आप 80 पे हो तो 90 या 85 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर आप 90 पे हो तो 95 मार्क्स स्कोर कर पाओगे, यानी ये नंबर 5 to 10% बढ़ जाएगा। क्योंकि जो आपका कॉपी चेक करते हैं, जो आपका एग्जामिनर होते हैं, वो आपसे डायरेक्ट मिलने नहीं आते हैं। आपको आगे वो देखते थोड़ी है कि आप कितना पढ़े हो, कितना मेहनत किए हो। वहां पे जो भी चीज होता है वो आपकी कॉपी बयां करती है। तो आप अपने कॉपी में हर वो चीज डालिए जो आपका मेहनत है, जो आपका अनुभव है। ये कैसे होगा, यानी आप अपने कॉपी को इस तरीके से लिखिए, ये कॉपी कह दे कि मैंने मेहनत किया है, मैंने पढ़ा है। तो ये चीज होगा कैसे दोस्तों? नहीं तो अगर आप सही तरीके से नहीं लिखोगे तो ज्यादा मेहनत करके भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। आप देखते होंगे एक ही जगह पे पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट में से कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो कम पढ़ के भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेता है, और कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो ज्यादा पढ़ के भी अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता है। उन दोनों के बीच में यही बेसिक डिफरेंस होता है। वो अपना आंसर को रिप्रेजेंट जो करते हैं इस तरीके से करते हैं जिससे कि कॉपी चेक करने वाले खुश हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो नंबर देते हैं। क्योंकि हर कॉपी चेक करने में टाइम लगता है और उनको कॉपी चेक करने का पैसा भी मिलता है, तो वो आपका कॉपी पर्सनली अच्छे से बैठ के नहीं देखने वाले हैं। वो सभी का कॉपी एक तरीके से देखेंगे, लेकिन अगर आप उसमें ऐसा कुछ डालोगे, अट्रैक्टिव करोगे, उनको चेक करने में मजा आएगा, पढ़ने में आनंद आएगा आपको कॉपी, तो जरूर है आपको कॉपी को वो पढ़ेंगे भी और अच्छे से मार्क्स भी देंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आज की वीडियो में उन सभी तरीकों पे हम बात करेंगे बारी बारी से, और कुछ मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं एग्जाम में वो भी बताएंगे कि इन सभी चीजों से आपको बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताने जो जा रहे हैं वो इस तरीके से बताएंगे जैसे आप एग्जाम डे पे क्या क्या चीजें किस किस स्टेप में करोगे, उसी स्टेप में बताते जाएंगे। अभी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अभी तो हमारे एग्जाम में टाइम है, तो अभी ही आप ये क्यों बता रहे हैं? हम ये इसलिए अभी बता रहे हैं कि अगर आप ये चीज सीख जाओगे कि कैसे पेपर देना है और आंसर राइटिंग कैसे करना है, तो चूंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर अभी लगा रहे होगे, तो उसमें ये चीज को अप्लाई करो। क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस से ही दोस्तों हमारे अंदर में वो चीज आएगी। नहीं तो हो सकता है ना कि वहां पे जाएंगे, आपको याद थोड़ी रखना है कि ये चीज करना, भूल भी सकते हैं। तो अभी जब आप प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हो, सैंपल सेट लगा रहे हो, तो यहीं पे उस चीज को भी अप्लाई करो ना, जो आंसर राइटिंग में। तो आपका आंसर भी अच्छा हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो एग्जाम में अलग से ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि इन चीजों को हमको ऐसे करना है। इसीलिए मैं अभी से ही आपको ये बता रहा हूं और आपको अभी से ही अप्लाई करना है। लेकिन अभी जो बात है कि हम बताते हैं जैसे एग्जाम डे आप क्या कैसे करोगे, पूरा एग्जाम डे के अकॉर्डिंग हम सोच करके आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप सबसे बड़ा चीज ये देखोगे कि खुद को नर्वस फील करोगे, और ये सभी स्टूडेंट के साथ होगा। उस दिन आपको अगर एग्जाम देने के लिए जाने से पहले खाने के लिए पूछा जाएगा, खाना भी मिलेगा, तो आपको भूख नहीं लगेगा, ऐसा फील होता है। हम लोग को भी होता है, खाने पे लगता है कि वो निकल जाएगा बाहर, उल्टी हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, ऐसा फील होता है। ये क्यों होता है? सबसे पहला चीज है ये डर के कारण होता है। आप डिमोटिवेट फील करने लगते हो। आपके अंदर मोटिवेशन का होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में ये अगर ये कॉन्फिडेंस आपका लूज होगा तो आप आते हुए प्रश्न भी गलत कर दोगे। बहुत बार हमारे स्टूडेंट जो एग्जाम दे के आते हैं वो हमको बताते हैं कि सर ये आ रहा था, हमने ये क्वेश्चन को ही उल्टा पढ़ लिया, या इस कारण गलती हो गया, धरफर में गलती हो गया। वो धरफर वगैरह कुछ नहीं होता दोस्तों। सबसे बड़ा चीज है हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर का डर। इसको आपको पहले निकालना पड़ेगा पेपर देने से पहले। अगर ये चीज आपके अंदर रहेगी तो आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाओगे आते हुए क्वेश्चन में। तो आपको इसको कैसे दूर करना है? आप में जो ये डर बैठ गया है इसको कैसे दूर करोगे? वो कितना भी आप पढ़ ले, एग्जाम के दिन का डर रहेगा।
पहले तो सब खुद को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको खुद को पहले शांत रखना है, मन और तन यानी शांत चित्त होना है। ये चीज आएगी कैसे, कहने से तो आएगी नहीं। तो इसमें सबसे ज्यादा रोल अदा क्या करता है आपके कॉन्फिडेंस में और आपके मन में शांति का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर। कहोगे ये कैसे? जब आप सैंपल पेपर बार बार दोगे उसमें स्कोर देखोगे, पहले दिन आपने सैंपल पेपर लगाया तो 80 मार्क्स आया, दूसरे दिन लगाया तो 85 आया, तीसरे दिन लगाया तो 90 आया। तो आपका वेरी कर रहा है, मार्क्स बढ़ते जा रहा है मेहनत के अकॉर्डिंग। तो अगर आप 80, 85, 90 मार्क्स ला रहे हो तो आप निश्चिंत हो जाते हो कि मेरा तो एग्जाम क्लियर है और इतना मार्क्स हम ला पाते हैं। प्रीवियस ईयर में भी लाए हैं और सैंपल पेपर में भी इतना मार्क्स मेरा आ जाता है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा हम इतना तो बना लेंगे। तो ये प्रैक्टिस से आता है, ये अनुभव से आता है। तो डेली आप जब सैंपल पेपर लगाते हो ना, इसका सबसे बड़ा एक ये भी यूज होता है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस दे देता है। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा एग्जाम के दिन कि आपको लगेगा कि हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो आप यकीन मानो दोस्तों 5 से 10% मार्क्स एक्स्ट्रा कर लोगे। तो ये होना काफी जरूरी है। अगर ये होगा तो आपका एग्जाम अच्छा से जाएगा। पहली चीज ये था कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है एग्जाम दिन, मन को शांत रखना है, चित्त को शांत रखना है। उसके बाद एग्जाम सेंटर पे आप टाइम से पहुंच जाए। ये भी आपके, चूंकि हम जिस दिन एग्जाम देंगे ना, हमारा ब्रेन जो है शांत रहना काफी जरूरी है और मन भी शांत रहना जरूरी है। जिस स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर पे पहुंचने में देरी होता है, लेट होता है, तो वो उनके अंदर एक अजीब भावना आ जाती है कि एग्जाम ना छूट जाए, एग्जाम ना छूट जाए। उसके चक्कर में वो काफी प्रेशर ले लेते हैं खुद पे। तो एक जो प्रेशर होता है ना, फिर उनका माइंड शांत होने में प्रॉब्लम होती है। तो एग्जाम सेंटर पे आप टाइम से जाएं। ये आपके लिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काफी यूजफुल है। आपके मार्क्स पे सभी का असर पड़ता है। आपको दिखता डायरेक्ट नहीं है लेकिन पड़ता है, क्योंकि आपका दिमाग उस दिन शांत होना काफी जरूरी है, मन शांत होना जरूरी है, मोटिवेटेड फील करना जरूरी है। तो आप टाइम पे पहुंचेंगे तो आप इजिली आराम से शांत रहेंगे, आपके अंदर कोई हड़बड़ी नहीं होगी, कोई धरफराट नहीं होगा, तो आप अच्छा से एग्जाम दे पाओगे। जब आप एग्जाम सेंटर पे समय से पहुंच जाओगे तो आप एग्जाम हॉल में जाओगे। उसके बाद क्या करना है इसको समझो। अब आप मन में आ रहा होगी सर आप बताइए कॉपी लिखने के बारे में बताएंगे, ये क्या चीजें बता रहे हैं। दोस्तों थोड़ा देर रुको, पेशेंस से सुनो। हर एक चीज, ये जो हमारा अनुभव है, जो मैंने कई एग्जाम दिया है, इस अनुभव को आप अपने साथ लो और इसका यूज करो। अब जब एग्जाम देने जा रहे हैं आप सेंटर, एग्जाम हॉल में आप पहुंच गए तो आपको कॉपी मिलता है। आपको जैसे कॉपी मिलेगा तो क्या करना है ना, पहले आप कॉपी को चेक कर ले। कुछ फॉर्मेलिटी होता है जो उसमें फिल करना होता है, जैसे नाम अगर हो, रोल नंबर हो, सभी बोर्ड के लिए अलग अलग चीजें होंगी, तो वो फिल तो करना ही है। लेकिन सबसे पहले आप कॉपी को चेक कर ले। कॉपी के ऊपर लिखा होता है कि ये कॉपी कितने पेज का है, आप वो पेज देखें उतना पेज आपकी कॉपी में है या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कॉपी दोस्तों बहुत सारा छपती है एक साथ में, तो कुछ कॉपी में या तो पेज 2-3 पेज उलट के देखोगे ना, तो बीच का पेज में लाइन नहीं खींची हुई हो या बीच का पेज फटा हुआ हो, ऐसा भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो इन सब चीजों को आप चेक कर ले। आपको जो कॉपी मिला है उसको एक बारी 1 मिनट के अंदर चेक कर ले, पिन उन ठीक से लगा हुआ है कि नहीं, कॉपी में जो पिन किया हुआ है सही से है कि नहीं, ये चेक कर ले। ये जरूरी चीज है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को चेक कर लेने के बाद आप जो फॉर्मेलिटी है वो भर ले, जो भी जानकारी उसमें भरना है उसे फिल कर ले। फिल करने के बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। अब क्या होता है कि क्वेश्चन मिलते ही बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन मिला है आपको, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें इन द सेंस बारीकी से पढ़ें और सभी क्वेश्चन को एक बार रीड कर जाइए। हम तो कहते हैं कि सारे क्वेश्चन, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि 1-2 क्वेश्चन पढ़े, हाँ आ रहा है ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा, लिख दिए। इसमें बहुत सारी गलतियां होती है। गलतियां क्या होती है कि आपने सेक्शन ए स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना, और सेक्शन ए से मान लीजिए 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करना था, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, चौथा क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, 4 सॉल्व करना है और उसमें से चौथा आ ही नहीं रहा, तो क्या करोगे। अब स्टार्टिंग में ही आंसर आप लिखो, उसमें ही गलती आ जाएगी, एग्जामिनर तो कॉपी पढ़ेगा स्टार्टिंग में, पहले ही आपको गलती पकड़ा जाएगी। क्योंकि हमको गलती तो दिखाना नहीं, हमने जो मेहनत किया वो आपको दिखाना। एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करेंगे उनको हमको अपना मेहनत दिखाना है, ना कि कॉपी में अपनी गलती दिखाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको कॉपी मिले पूरा कॉपी को पढ़ ले, ठीक है। सॉरी, जैसे आपको क्वेश्चन मिले पहले क्वेश्चन को आप पढ़े। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब आप डिसाइड करें
कि आपको सॉल्व कैसे करना है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि इस पे डीप डाउट करते हैं, हम इसको आपको क्लियर कर देते हैं कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर सीरियल से लिखना जरूरी है या सीरियल चेंज करके भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें कई चीजें होती हैं, इनको समझिए, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम आंसर जो है सीरियल में लिखे या सीरियल तोड़ के लिखे, इस चीज को समझे। देखिए आपके एग्जाम में क्या होता है ना, ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन होता है ये सेक्शन में दिया होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, या पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके दिया हुआ है। अब ये सभी स्टूडेंट के लिए अलग अलग है। कोई स्टूडेंट डी से भी स्टार्ट करना पसंद करता है, कोई सी से करे, कोई बी से करे, कोई ए से करे, किसी को लॉन्ग आंसर देना स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, ये कर सकते हो। सीरियल तोड़ने में, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, करने के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ए से 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, बी से अगर मान लेते हैं 3 को देना है, और सी से मान लेते हैं आपको 5 देना है, और डी से 4 देना, ऐसा है सिस्टम। इतना मिनिमम क्वेश्चन का आंसर आपको देना है हर सेक्शन से। तो आप ऐसा सीरियल ना तोड़े कि सेक्शन ए का आंसर आप 3 ठो दे दिए, अब 1 ठो आंसर सेक्शन ए का लास्ट में दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। ये बहुत ही भद्दा तरीका है, क्वेश्चन चेक करने वाले को भी प्रॉब्लम होती है। तो पहले जब आप स्टार्टिंग किससे करेंगे, ए करे या बी करे या सी करे, आप देखें कि अगर सेक्शन सी से 5 आंसर देना है और ये 5 का 5 आंसर आप सटीक दे सकते हैं, अच्छे दे सकते हैं, तो आप सेक्शन सी से स्टार्ट कर लीजिए। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को लगता है कि हम सेक्शन डी से स्टार्ट करें क्योंकि इनके 4 क्वेश्चन का आंसर हम अच्छा लिख सकते हैं, हमको ढंग से आ रहा है, तो ए से डी से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप सेक्शन डी स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों, तो फिर डी का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करें, हर हाल में करें। फिर सेक्शन दूसरा जब स्टार्ट करेंगे तो आपके मन पे डिपेंड करेगा बी करना है या सी करना है, कर सकते हैं। लेकिन जब डी स्टार्ट करें तो इसके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए। तो सीरियल कैसे होना चाहिए आंसर का, इस चीज को आप इस तरीके से समझे। जो भी सेक्शन आप स्टार्ट करेंगे उसका सभी का आंसर दे। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए हमको मान लीजिए सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन में से 2 ही आता है, एक आता ही नहीं, आप क्या करें, आंसर तो देना है बोर्ड में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो छोड़ना है नहीं। इसको लास्ट में ले लीजिए, बी को लास्ट में लेंगे, बी का लास्ट में लेंगे तो 2 क्वेश्चन का जो सही आंसर आता है पहले वो दोनों लिख देंगे और फिर तीसरा क्वेश्चन लिख देंगे। जैसे भी हो, कुछ भी आपने इतना पढ़ा है तो कुछ तो आता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग बना के 1-2 पॉइंट भी आ रहा है तो लिख देंगे, छोड़ना तो है नहीं। सारे क्वेश्चन का आंसर आप बोर्ड में जरूर दें। तो आंसर के सीरियल कैसे स्टार्ट करना है हम आपको ये बता दिए। कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे पेज का चौथाई छोड़ना है, ये आपको आता ही होगा, छोड़ना ही चाहिए, ठीक है। तो आंसर स्टार्टिंग कैसे करना है, इसके लिए ये तरीका है। आंसर आपका होना कैसे चाहिए, आंसर आपका सटीक होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत सारा पेज भर दे आंसर में, वो तरीका अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत गलत तरीका और भद्दा तरीका है, इसमें नंबर नहीं मिलता। आपको पेज भरने से नंबर नहीं मिलेगा, जो आप सिर्फ पेज भर रहे हैं। आपका आंसर अगर मान लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो लॉन्ग आंसर में जितना नीड होता है उतना ही लिखिए और सटीक लिखिए, जरूरत की चीजें लिखिए, कहानी मत बनाइए। जो जरूरी है उसमें पूछा गया उतना ही लिखिए और सटीक लिखिए। और आप इस चीज को ध्यान में रखें कि ज्यादा बड़ा आंसर होना नहीं जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना जरूरी है, 5 से 6 लाइन जरूरी है, इतना ही लिखिए, वो हो गया। और ढंग का आंसर होना चाहिए, जो पढ़ने वाले को भी लगे हाँ पढ़ के उनको भी कुछ मजा आए। ऐसा नहीं कि बोरिंग कर दो बहुत सारा लिख के, ये नहीं करना है, ठीक है। तो आंसर कैसा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। इस बात को भी देखिए, साफ सुथरा कहने का क्या मतलब है। अब बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, इस चीज को हम बाद में बता देंगे, ये हैंड राइटिंग वाले पोर्शन में हम बताएंगे। तो पहली बात हम बताएं कि आप सेक्शन ऐसे यूज कर सकते हैं, आंसर कैसा होना चाहिए ये भी बता दिए, ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि आंसर बहुत सारे लोग बोलते हैं और हम भी बोलते हैं कि आंसर आप अपने लैंग्वेज में दे, जवाब आपके अपने लैंग्वेज में होना चाहिए। इस चीज का क्या मतलब है अपने लैंग्वेज में। अब क्या न्यूटन ने जो गति का नियम दिया है, क्या उसको तुम अपने लैंग्वेज में बनाओगे, न्यूटन ने गति के नियम चेंज कर दोगे। इस चीज को समझो, ये कहना, ये बातें हैं क्या, लोग इसको अपने लैंग्वेज कह के ना कंफ्यूज कर रखे हैं। देखो, आपका लैंग्वेज और बुक का लैंग्वेज दोनों में अंतर क्या होता है, ये जो कहने की बात है। अब न्यूटन का नियम नहीं बदल जाएगा आपके लैंग्वेज में, वो वही रहेगा। अगर वो बदल दे रहे हो तो अनर्थ कर दोगे।
तो आप जो ऐसे मान लीजिए कि कोई आंसर होता है ना, तो बुक में किसी चीज के बारे में किसी बुक में आंसर है वो भी या कहीं पे लिखा होता है, तो बुक वाले आपको पढ़ने के लिए लिखते हैं। तो वो ऐसे लिखते हैं कि आप ये देखोगे कि इस क्रियाकलाप में ये चीज ऐसे होगा। तो उन्होंने लिखा है आपको, आप ये देखोगे। तो हम जब पढ़ते हैं तो इसलिए लिखा होता है कि आप ये पाओगे कि ऐसे करेंगे, जो बुक राइटर ने लिखा है। लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो आप ये नहीं लिखोगे कि आप देख ये करोगे, आप ये प्राप्त करोगे, आपने ये देखा होगा, नहीं। वहां पे अपने लैंग्वेज कहने का मतलब इसमें हम लिखते हैं कि हमने यह प्राप्त किया है कि, या हमने यह देखा है कि इस क्रियाकलाप में ऐसा एक्टिविटी किया गया था। तो वहां पे ये होता है अपने लैंग्वेज कहने का मतलब। आंसर खुद के लिए लिख रहे हो तो आप क्या जानते हो वो लिखना है, तो लिखोगे ना, यहाँ ये नहीं लिखोगे आप ये जानते होगे कि नहीं। वहां पे लिखेंगे हम यह जानते हैं। कहां से जानते हैं, तो यहां से जानते हैं। ये होता है अपना लैंग्वेज। ये नहीं कि न्यूटन का नियम बदल दो डिफिनेशन बदल दो अपने लैंग्वेज में, वो नहीं। तो इस चीज को समझिए। तो जब भी आप लिखे तो बुक में लैंग्वेज दिया होता है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, आपने यह देखा होगा, आपने यह पढ़ा होगा। बुक में भी आप ऐसे लिखोगे तो क्वेश्चन जो चेक कर रहा है, आपको कॉपी चेक करने वाले को क्या लगेगा, उनको बोल रहे हो आपने यह देखा होगा, आपने यह पढ़ा होगा। वो नहीं पढ़े भाई, तो ये लिखना है हमने ये देखा, हमने ये पढ़ा है कि ये चीज ऐसे होता है। तो ये भी बात क्लियर होगी कि आंसर अपने लैंग्वेज में आपको कैसे लिखना होता है। यही बात होता है आंसर आप अपने लैंग्वेज में जो लिखे बोला जाता है, इसके लिए ये बोला जाता है। ठीक है, चलिए। तो आंसर आपको बता दिए कि आपको अपने लैंग्वेज में देना है। अब हैंड राइटिंग पोर्सन की थोड़ा सा बात कर लेते। देखिए राइटिंग पोर्सन में होना क्या चाहिए। देखिए मान लीजिए कॉपी है आपका, है ना, इस पे आप आंसर राइटिंग कर लेते, तो चाहो ये तो इतना छोड़ ही दोगे आप, इसको 4 भाग में मोड़ के छोड़ देते हो। ये तो बेसिक बात आपको पता होगा। अगर आप देखो यहां से आंसर लिखना शुरू करोगे तो यहाँ लिख दोगे सेक्शन ए है तो ए लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे सेक्शन ए, और पहला क्वेश्चन का आंसर है तो फर्स्ट। अब यहां से आंसर शुरू किए ऐसे लिखे, है ना, और यहाँ के बाद पैराग्राफ खत्म हो गया ये। तो अब ये पैराग्राफ जब खत्म हो गया तो यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि यहां से खत्म हुआ तो यहाँ से शुरू कर देंगे। तो पैराग्राफ भी प्रॉपर छोड़ेंगे। वर्ड के बीच का गैप भी प्रॉपर होना चाहिए। एक वर्ड यहाँ तो एक वर्ड यहाँ, फिर यहाँ तो यहाँ, ऐसे नहीं कि यहाँ फिर यहाँ 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 एकदम गच दो एक ही लाइन में। ये सब भद्दा तरीका होता है लिखने का। तो इसीलिए हम अभी बता रहे हैं कि दोस्तों अभी लिखना शुरू करो, सैंपल पेपर में ये चीज अप्लाई करो तो ऑटोमेटिक 1 महीने में काफी अच्छा हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि सुंदर सुंदर गोल गोल बना के अभी सीखो, अब 10th में चले गए 12th में तो हैंड राइटिंग, बस लिखोगे तो ना ऐसा जिससे भद्दा ना लगे देखने में। तो वर्ड के बीच में गैप भी प्रॉपर होना चाहिए, इससे आपका पेज भी भर जाएगा, वो जो प्रॉब्लम है पेज भरने वाली। दूसरी नंबर आपको प्रॉपर छोड़ना है क्या इसमें, पैराग्राफ जो होता है वो। ठीक है, तो ये 2 चीज राइटिंग में आपको ध्यान देनी है। और देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन में अगर साइंस वगैरह का क्वेश्चन है तो डायग्राम होता है, तो आप ना डायग्राम का भी यूज करें। तो डायग्राम जैसे मान लीजिए हम ये आंसर लिखें तो कहाँ पे बनाएंगे, जो फिगर है, फिगर क्या हम यहाँ बनाए या बीच में बनाए, तो हम कोशिश करेंगे, हम बताएंगे फिगर इस तरफ बनाओ, यहाँ फिगर बनाओ और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ लिख दो। बनाने के लिए आप यहाँ भी बना सकते हो, बीच में बना सकते हो। मेरा तरीका, हम फिगर इधर इस साइड बनाते हैं, यहाँ पे फिगर, और इसके बारे में कुछ यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख देते हैं, इस तरफ फिगर बनाते हैं अपने दाहिनी तरफ पेपर के। तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप आंसर साइंस वगैरह के आंसर में डायग्राम जरूर बनाओ। अगर मैथ का भी क्वेश्चन में कोई डायग्राम नीड है तो बनाओ, बिना डायग्राम को सॉल्व नहीं करो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं राइटिंग के बारे में आपको बता दी। वर्ड में गैप होना जरूरी रहता है। ठीक है, और भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे आप चाहो तो लास्ट में PTO भी लिख सकते हो, है ना, पेज टर्न ओवर। तो ये आप जैसे पेज कंप्लीट हो गए तो लास्ट में जो पेज के नीचे होता है ना PTO लिख सकते हो, जब पेज ये कंप्लीट हो जाता है आंसर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, एक चीज और, बहुत से लोग की क्या आदत होती है कि पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिए सेक्शन ए का, दूसरा दे दिए और तीसरा नहीं आया तो उसके लिए पेज छोड़ देते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ दिए, फिर सेक्शन बी का स्टार्ट कर दिए, उसका आंसर दे रहे हैं। दोस्तों ये नहीं करे। इसमें क्या होता है ना कि कई दफा हम ध्यान में जाता है, पेज छूटा ही रह जाता है, या फिर बेहद ज्यादा पेज छूट जाता है, या फिर कई दफा पेज छोड़ना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है अगर वो पेज छूटा ही रह गया तो बीच में। अब मान लीजिए हम लॉन्ग आंसर के लिए पेज छोड़े हैं बीच का एक, और वो छूटा ही रह गया, और ऊपर से हौच पौच हो जाता है ना, पेज भरना है, इधर भी भरना उधर भी भरना, तो आंसर में भी मिस्टेक होगा। तो हमको बचना है, प्रॉब्लम से बचना है। इसलिए ये नहीं करें, आप आंसर जो आ रहा है सीरियल से उसी तरीके से देते चले, पेज छोड़ने की कोशिश कम करें, पेज छोड़ छोड़ के ना लिखे, और लाइन छोड़ छोड़ के भी ना लिखे। आप ये सोच रहे होंगे ना बचपन में, जैसे एक लाइन में लिख दिए, लाइन छोड़ के इस लाइन में लिखते, ऐसे 3 कॉपी में लाइन है तो ये लाइन में लिख दिए, छोड़ देते ये लाइन में लिखते, नहीं, ये सब ना करना। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो ये सब चीजें आप अपने आंसर में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं OMR शीट के बारे में।
बहुत सारे बोर्ड में OMR सीट भी मिलता है ना। ये OMR कैसे भरना है, देखो अगर ये OMR भरना है तो ये 4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, है ना। 4 ऑप्शन है, 2-3 ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखो OMR सीट अच्छे से भरने का तरीका, आप इसमें चाहो तो ऐसे भी भर सकते हो ना पूरा। देखो ऐसे मत भरना, इतना भर के मत छोड़ देना, या ऐसे मत भरना, या ऐसे मत भरना। इसको भरने का प्रॉपर तरीका तो एकदम पूरा भरा होना चाहिए ऐसे। पहली बात ये तो समझ में आपको पहले से आता ही होगा, नहीं आगा देख ही लो। ऐसे भरना। अब OMR सीट वाले जो आंसर भरते हैं, मान लीजिए 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपको भरना है आंसर OMR में, तो मान लीजिए पहला का आंसर आपको A लगता है तो आप ना पहले क्या करें, A में ऐसे लगा ले। फिर दूसरा का आंसर C लगता है तो C में ऐसे लगा ले थोड़ा सा, और D लगता है तो ऐसे लगा ले पहली दफा। क्योंकि होता क्या ना कि हम भर लेते हैं, आंसर भर लेते हैं, फिर बाद में चेक करते हैं जा इसमें तो A रंग दिया, B होना चाहिए था। तो ये OMR सीट पे आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें व्हाइटनर वगैरह लगाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, लगाना भी मत, नहीं तो एक क्वेश्चन के चक्कर में आपका पेंडिंग में भी जा सकता है रिजल्ट। तो इस चक्कर अगर मान लो हमको A नहीं भरना था, B भरना था, तो हम इतना छोटा सा अगर बूंद का दिए होंगे ना तो वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर B में भर के हम रंग देंगे। तो एक बार हल्का हल्का डॉट लगा ले जो आंसर है, और फिर एक बार रीचेक कर ले आपके अपने क्वेश्चन से, हाँ इसका A ही होगा, इसका B होगा, इसका D होगा। अब क्वेश्चन छोड़ दे, अब इत्मीनान से आप इसको B में लगा हुआ आप इसको रंग ले ऐसे करके, क्योंकि अब रंगना भी आसान पड़ जाएगा। फिर एक इसी में लगा हुआ था, आसानी से इसको रंग लेंगे क्योंकि ये मिला चुके हैं, यही होगा आंसर। क्योंकि बार बार देखो, एक बार क्वेश्चन पे देखोगे, एक बार आंसर पे देखोगे, ऐसे रंगोगे तो मिस्टेक होगा। एक बार उधर देख के इधर देख के नहीं रंगना, एक बार में ही ऐसे रंगना है। तो हम OMR सीट के लिए भी आपको चीजें बता दी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है। ये तो हुई तरीका जो आंसर लिखने में आप अप्लाई करोगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें आपको कई आंसर लिख के आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसका आंसर होना क्या चाहिए, इसमें क्या डिफिनेशन होना चाहिए, क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कितना लंबा आंसर होना चाहिए, इसमें डायग्राम का नीड है तो क्या डायग्राम होना चाहिए। कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे ऐसे आंसर, आपको एक आइडियल आंसर आपको दिखाएंगे कि कैसे लिखा जाता है। ये तो हम तरीका आपको बताएं एग्जाम देने के लिए, कि आप एग्जाम दोगे तो इन सब चीजों को अवॉइड करोगे और इन सब चीजों को करोगे। लेकिन एक प्रॉपर आंसर राइटिंग इसमें तो पता ही नहीं कि आंसर कैसे लिखना है, तो हम बता दिए कि आप किस सेक्शन से शुरू करोगे। तो वो उस वीडियो में तो ये बताएंगे थोड़ी कि आपको इस सेक्शन से शुरू करना है या इस सेक्शन से शुरू करना है, सीरियल तोड़ना है या नहीं होना, ये सारी चीज तो बात हो गई। अब जो बात करेंगे उसमें हम ये बात करेंगे कि एक लॉन्ग आंसर कैसे लिखाता है, अच्छा प्रॉपर आइडियल आंसर क्या होना चाहिए, इन चीजों के बारे में, ठीक है। क्योंकि हम लोग एज ए टीचर इन चीजों को फेस करते हैं, क्वेश्चन बार बार चेक करते हैं, कॉपी चेक करते हैं, तो हम लोग को पता होता है कि कौन सा अच्छा ढंग, कौन सा आंसर ढंग का है। तो ये सारी अनुभवें आपको देंगे, आप भी इसे ले और अपने एग्जाम में अप्लाई करें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।